नमस्कार बंधुओं, मैं एस के ठाकुर जी स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवाचार IAS एकेडमी पर। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटी के बारे में, जो कि हमारी सिविल सर्विस परीक्षा का GS का सेकंड पेपर है। तो उसमें राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में हम विस्तृत रूप से विवेचना करेंगे। उसके बारे में आइए हम समझते हैं कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से विवेचना करते हैं। तो सबसे पहले हम राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी अंग्रेजी में से पॉलिटी और इससे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो राज्य व्यवस्था जो हमारी मतलब परिभाषा रहेंगी वो बहुत संक्षिप्त शब्दों में रहेंगी। और दूसरी बात, ऐसी भाषा का हमने प्रयोग किया है जिससे कि सभी जो चाहे ग्रामीण लेवल का हो चाहे शहरी लेवल का हो, कुछ सबसे बड़ी पॉलिटी की समस्या क्या आती है कि इसकी भाषा जो है बहुत ही ज़्यादा जटिल है। तो इस भाषा को कैसे जटिल को सरल बनाया जाए, तो सबसे पहले टीचर का यही दायित्व होता है कि वो संविधान की जो मतलब जटिल भाषा है उसको किस तरह से सरल भाषा में कन्वर्ट करें। तो उसी को हम मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है। तो राज्य व्यवस्था की मुख्य परिभाषा क्या है। तो राज्य व्यवस्था की अगर परिभाषा देखेंगे तो जैसे कोई मानव समुदाय का संप्रभुता प्राप्त कोई राज्य है, उसका बंटवारा ही राज्य की राज्य व्यवस्था कहलाती है। ये डेफिनेशन होगी मुख्यतः। तो अब दूसरी बात यह है कि राज्य व्यवस्था और संविधान में किस तरह से हम अंतर को स्पष्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले ये क्या होता है, ये होती है हमारी प्रैक्टिस यानी कि व्यवहार। हिंदी बोलेंगे व्यवहार कैसे करें। और ये होता है सिद्धांत। ये क्या होता है, सिद्धांत, मतलब जिसमें नियम या रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, उसको किस तरह से फॉलो किया जाता है मशीनरी में, तो वो राज्य व्यवस्था कहलाती है। तो राज्य व्यवस्था की जो परिभाषा होगी, जैसे मानव समुदाय का संप्रभुता प्राप्त राज्य और आज का उसका जो बंटवारा ही उसकी राज्य व्यवस्था कहलाती है। तो इसके अंतर्गत हम राज्य क्या बोलते हैं, राज्य की डेफिनेशन क्या है, तो उसके मतलब विस्तृत रूप से विवेचना करते हैं। तो राज्य, देखो राज्य की डेफिनेशन क्या है। राज्य, तो राज्य को समझने के लिए पहले राज्य के कितने अंग होते हैं, सबसे पहले मुख्य अंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले राज्य के लिए क्या आवश्यक होगा, सबसे पहले होगा आपको भूभाग, एक निश्चित भूभाग। राज्य में सबसे पहले क्या चाहिए, किसी क्षेत्र को राज्य बनाए तो किस तरह से आवश्यकता पैदा है, तो पहला अंग है निश्चित भूभाग। अब निश्चित भूभाग होगा तो उस पर क्या होगी, जनसंख्या होगी। तो सेकंड अंग अगर हम अंग लेंगे तो सेकंड में होगा जनसंख्या। और जनसंख्या होगी तो उसको नियंत्रित करने के लिए कोई सरकार भी होगी। तो चौथा मतलब तीसरा अंग हो गया सरकार। और सरकार होगी तो सरकार क्या देगी, संप्रभुत्ता देगी, यानी सोवरेनिटी। संप्रभुत्ता, अब संप्रभुत्ता की परिभाषा होती है यानी आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता। तो इसको हम दो भागों में बांट देंगे। एक तो
अगर यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। संप्रभुता ये कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले है आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक और दूसरी है बाहरी, यानी बाह्य बोल सकते हैं, बाहरी कोई बात नहीं, बाहरी भी लिख सकते हैं, बाहरी संप्रभुता। तो संप्रभुता का वास्तविक मीनिंग क्या है? निर्णय, सबसे पहले परिभाषा क्या है इसकी? मुख्य डेफिनेशन, निर्णय लेने की स्वतंत्रता केवल स्वतंत्रता हो, बाहरी रूप से भी हो सकती है और बाहरी रूप से भी हो सकती है और आंतरिक रूप से भी हो सकती है। तो आंतरिक रूप की स्वतंत्रता जो होती है वो भारतीय भूभाग के अंतर्गत राजनीतिक भारतीय भूभाग के अंतर्गत राजनीतिक रूप से ये होती है हमारी आंतरिक। अगर बाहरी बात करें, बाहरी की, तो बाहरी जो संप्रभुता है वो है वैश्विक स्तर पर। क्या होती है? वैश्विक स्तर पर, जहाँ पर भारतीय भूभाग नहीं बल्कि विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ की तुम्हारी स्वतंत्रता कितनी है तो उस बात पर निर्भर करती है हमारी बाहरी संप्रभुता। तो सबसे पहले निश्चित भूभाग। तो देखो, निश्चित भूभाग जो है, जो हम राजनीतिक भूभाग को, जैसे कि हमारा पॉलिटिकल मैप आपने देखा होगा जो बाउंड्री से बना होता है, तो उसी को निश्चित भूभाग बोलते हैं। उसी पर रहने वाली जनसंख्या है, उस पर रहने वाली जो संख्या है, मतलब जनसंख्या है या जनता है, उसी को जनसंख्या बोलते हैं। और उस पर जो राज्य करती है वही सरकार कहलाती है। और सरकार, अब फिर सरकार कहलाती है, फिर सरकार की हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और संप्रभुता के बारे में हम समझा चुके हैं आपको। तो सबसे पहला तीसरा अंक है वो है हमारा सरकार। तो सरकार की डेफिनेशन क्या है? तो देखो, सरकार की परिभाषा के बारे में एक बार इसको आप मतलब अपना नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स में ये है कि हम जैसे कि राज्य व्यवस्था की जो मशीनरी किस तरह से काम करती है और उसका हम किस तरह से अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करें, उनको समझें कि हमारे यहाँ संविधान और राज्य व्यवस्था की किस तरह से व्यवस्था काम कर रही हैं। तो उनके बारे में विस्तृत रूप से अगर हम जानना है तो फिर सबसे पहले हम सरकार के बारे में विवेचना करते हैं। तो सरकार, अब हम इसको मिटा देते हैं। तो सरकार की परिभाषा क्या है? सरकार की देखो डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो सरकार जो है एक ऐसी संस्था है जो जनता के विकास व कल्याण के लिए उसके ऊपर शासन करती है। ये मुख्य डेफिनेशन है। तो लिखते हैं सरकार की डेफिनेशन क्या है? सरकार तो सरकार, सबसे पहले सरकार का अर्थ क्या है? अर्थ या परिभाषा। और दूसरी में संगठन इन कंपोजिशन, विघटन बोल सकते हैं या कंपोजिशन, ठीक है। अब सबसे पहले परिभाषा क्या है? तो परिभाषा के बारे में यानी कैसे लिख सकते हैं? एक ऐसी संस्था जो जनता या लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए उस पर या उसके ऊपर
ऊपर शासन करती हो, करती है या करती हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सरकार बोल सकते हैं, सरकार। तो यहाँ पर मुख्य बिंदु है कल्याण और विकास के कारण जो उसके ऊपर शासन करे तो उसे सरकार कहते हैं। और सरकार के विभिन्न अंग जो हैं इसमें आ जाएगा। तो सरकार कितने विघटन होती है, सरकार के जो होते हैं 4 पिलर होते हैं मुख्य रूप से, वैसे 3 होते हैं। और देखो पहला क्या है, पहला है विधायिका, विधायिका यानी विधायकी बोल सकते हैं, विधायिका बोल सकते हैं। फिर दूसरी है कार्यपालिका, कार्यपालिका। तीसरी है न्यायपालिका, न्यायपालिका। और चौथा जो पिलर है मीडिया, मीडिया। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो मीडिया कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है विशेष रूप से। तो हम विधायिका क्या है, तो विधायिका की डेफिनेशन के बारे में नीचे बात करते हैं। तो अब विधायिका क्या काम करती है, विधायिका का ये कानून का निर्माण करती है, ये कानून का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है। और ये कानून का क्रियान्वित करती है, क्रियान्वित करती है, कानून का क्रिया करती है। और ये कानून का संरक्षण करती है, कानून का ये संरक्षण करती है, संरक्षती है। जो मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। यानी विधायिका, विधायिका। तो विधायिका के बारे में देखेंगे, अगर डेफिनेशन अगर इसकी लिखी जाए, अर्थ क्या है, तो एक ऐसी यानी सरकार की है, सरकार की एक ऐसी संस्था या एक ऐसी संस्था, कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आप डेफिनेशन मतलब सरल समझें। एक ऐसी संस्था या अंग, इसका सरकार का जो कानून का निर्माण करता है या बनाता है, उसे विधायिका कहलाते हैं। और कार्यपालिका हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी संस्था जो कानून का क्रियान्वयन करती है, तो वो कार्यपालिका कहलाती है। कार्यपालिका एक दो प्रकार की होती है, कार्यपालिका कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की होती है। उसमें एक होता है परमानेंट सेक्टर और एक होता है नॉन परमानेंट सेक्टर। देखो इसमें अगर एक स्थायी रूप होता है, जैसे स्थायी, एक अस्थाई। देखो स्थायी में कौन होते हैं, हमारे जो प्रशासनिक वर्ग की सेवा आती है, प्रशासनिक सेवा जो आती है वो स्थायी मेंबर होते हैं। प्रशासनिक सेवाओं के सेवक जो होते हैं, यानी सेवाएं जो होती हैं वो सब स्थायी में आती हैं। और मंत्री परिषद जो होगा, मंत्री परिषद बात करेंगे मंत्री परिषद की, तो वो जो होगा वो अस्थायी रूप से होता है।
तो यानी आप समझ गए होंगे कि कार्यपालक जैसे मतलब सरकार का एक ऐसा अंग या ऐसी संस्था जो कानून का क्रियान्वयन करती है। मतलब कानून किस तरह से चलाना है, जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को किस तरह से क्रियान्वित या मतलब क्रिया में लाना है, यानी व्यवहार में लाना है, यानी प्रैक्टिस में लाना है। तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो शब्दों का खेल है, बस समझ में आना चाहिए। मुख्य लक्ष्य क्या है, समझ में आना चाहिए। अब तीसरा है हमारा न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका तो न्यायपालिका की हम डेफिनेशन की बात करें तो सरकार का एक ऐसा ऐसी संस्था जो कानून का संरक्षण करती है, या फिर ऐसे हम डेफिनेशन ले लेते हैं, एक ऐसी संस्था जो कानून का संरक्षण करती है। जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जितने भी राज्यों के अलग अलग हैं, वो सब इसी, जितने भी कोर्ट्स हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया हमारा मतलब तीसरा पिलर। अब फोर्थ पिलर रहता है मीडिया। क्या रहता है, मीडिया। तो मीडिया क्या काम करती है, तो मीडिया का एक अहम भूमिका निभाती है मतलब सरकार और जनता के बीच में। जैसे कि आप कह सकते हैं, एक हम फिगर बना लेते हैं ऐसे, मीडिया और जनता। देखो सबसे पहले सरकार रखते हैं, सरकार, और ये क्या काम करेगी, मीडिया जो, और जनता। मीडिया का काम करती है सरकार की जितनी भी कमियां होंगी या योजना होंगी वो जनता तक पहुंचाएगी, और जनता की जो इच्छाएं होंगी वो सरकार तक पहुंचाएगी। तो ये एक प्रकार से सरकार और ये इसका मतलब पिलर है, जनता और सरकार के बीच में, यानी कम्युनिकेशन है। यानी जनता की जो इच्छा है, जन इच्छा बोल सकते हैं, जन इच्छा, वो जनता की जन इच्छा मीडिया जो है सरकार तक पहुंचाएगी। और सरकार की जो है जैसे नीतियां हैं, नीतियां और कमियां जनता तक पहुंचाएगी। तो अगर डेफिनेशन की बात करें परिभाषा की, तो ऐसे लिख सकते हैं, मीडिया की हम डेफिनेशन बात करते हैं, एक ऐसी संस्था जो सरकार की नीतियां व कमियों को जनता तक तथा जन इच्छा यानी जनता की इच्छा को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये हो गई मीडिया की परिभाषा। अब ये हो गई हमारा विस्तृत मतलब बस बात करें तो संक्षिप्त रूप में राज्य मतलब परिभाषा या राज्य व्यवस्था की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन हो गई।
तो आज की जो क्लास है हमारी केवल राज्य व्यवस्था और संविधान को किस तरह से उनकी अर्थ परिभाषा किस तरह से काम करता है तो उसके बारे में है। अगर विस्तृत रूप से जो चर्चा करेंगे हम यहाँ विवेचना करेंगे तो हम आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें करेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, राज्य व्यवस्था को पूरी तरह से समझाएंगे जिसे हम बेसिक पॉलिटी के नाम से लेंगे नाम, और जो संविधान की ओर चलेंगे तो उसको हम एडवांस पॉलिटी के रूप में नाम देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी कम से कम 20 लगभग 10 से या 20 क्लासें जो रहेंगी वो रहेंगी हमारी बेसिक पॉलिटी की, और सेकंड जो मतलब शेड्यूल की बात करें तो वो रहेंगी हमारी एडवांस पॉलिटी की, लगभग 100 से ऊपर रहेंगी क्लासें। और ज़्यादा से ज़्यादा यही हम मतलब कामना करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कवर करें, ताकि हमारा जो लक्ष्य 2023 का है वो हम उचित समय पर विद्यार्थियों को कोर्स प्रोवाइड करवा पाएँ। सबसे ये मुख्य हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले अब हमारी ये मतलब संविधान क्या है, तो अब संविधान के बारे में बात करते हैं। तो संविधान के बारे में चर्चा करने या विवेचना करने से पहले संविधान की परिभाषा क्या है। तो संविधान जो है ऐसी इकाई है या मतलब जो व्यवस्था शासन व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी मतलब देश की सरकार रूल और रेगुलेशन के तहत उस अपनी शासन व्यवस्था को चलाती है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है तो वो है कि भारत को कैसा बनाना है, संपूर्णत्व संपन्न, और वो भी संपूर्ण रूप से, कितने संपूर्ण रूप से संपूर्ण संपन्न और पंथ निरपेक्ष सामाजिक बनाना है। ऐसा गणराज्य बनाना है जिसमें सारे भेदभाव को मिटाकर केवल व्यक्तित्व की परिभाषा सामने ला सके। कहने का तात्पर्य है कि उसकी जो व्यवहारिक रूप से या मतलब वास्तविक रूप से जो स्वतंत्रता है उसका हनन न किया जाए। इसलिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। प्रथम जो होती है वो एक होती है नेचुरल, मतलब प्रगति की तरफ से प्राकृतिक स्वतंत्रता जो प्रगति के द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरी जो होती है वो किसी राष्ट्र के संविधान के द्वारा मतलब दी जाती है स्वतंत्रता, वो संवैधानिक स्वतंत्रता होती है। तो संवैधानिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जितनी भी स्वतंत्रता है यानी फ्रीडम है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से हमारे संविधान में ही जो जो अधिकार दिए गए हैं उसके रूप में विस्तृत चर्चा करेंगे या विवेचना करेंगे। तो आइए समझते हैं मुख्य डेफिनेशन क्या है कि संविधान क्यों बना, कैसे बना, कितने दिन में बना, संविधान का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसके बारे में संक्षिप्त रूप से आज हम इसका विवेचना करेंगे। फिर बाकी बाद जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनको हम प्री और मेन के हिसाब से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मगर सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम चर्चा या विवेचना करें तो और जो डेफिनेशन या परिभाषा लिखवाएं तो उसको आप लिखते जाइए, क्योंकि अगर कोर्स मतलब बनाते या करते समय अगर जो लिखने से जितना आपको मतलब याद होता है उतना केवल पढ़ने से या मतलब याद करने से नहीं होता है। तो अगर 4 टाइम्स की बात करें, अगर शोध में पता चला है कि लगभग लिखने से 4 गुना याद ज़्यादा होता है पढ़ने की अपेक्षा। तो हम क्या करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स बनाते समय जैसे आने वाला हमारे 2023 का एग्ज़ाम है तो उसको हम कम समय में अपना तैयार कर पाएँ। तो इसलिए नोट्स की विशेष भूमिका होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो आइए सबसे पहले हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं। संविधान क्या है, संविधान की के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए, संविधान की परिभाषा तो हम बता ही चुके हैं, इतना समय ज़्यादा न लेते हुए संविधान क्या है। तो संविधान का मुख्य, तो देखो संविधान का जो सबसे पहले जैसे हम चैप्टर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर हम पॉलिटी के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं तो रेगुलेटिंग का जो प्रथम है वो 1773 के बारे में बात करेंगे। तो 73 में रेगुलेटिंग एक्ट, फिर बाकी बाद इसी में जो प्रावधान विशेषता थी उसी को सिद्ध करने के लिए आगे जो एक्ट आया 1781 में। फिर बाकी बाद 1784 में हम पिट्स एक्ट के बारे में यानी एक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर बाकी बाद 1793 के बारे में बात करेंगे।
फिर वह के बाद जो है 1700 अगर हम डेफिनेशन एक्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा निर्णय रहेगा, जैसे कि हमने जो निर्णय लिया है मतलब पढ़ाने का संकल्प लिया है, तो उसके अंतर्गत देखें तो ये रहेगा हमारा 1773 से लेकर 1700 यानी 1858 और 1858 से लेकर 1947। तो 1700 लेकर मतलब 58 तक जो रहा था वो कंपनी का रूल्स रहा, कंपनी का रूल्स। और 58 से लेकर फिर बाकी बात रहा था क्राउन रूल्स रहा था। ठीक है, तो 17 से 18 मतलब 58 के बीच में कितने एक्ट आए तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 1773 मान लो रेगुलेटिंग एक्ट है, फिर के बाद 1784 में जो है वो पिट्स मतलब इंडिया एक्ट है, और फिर के बाद आ जाएंगे 1813 में आ जाएंगे, फिर के बाद 1833 में आ जाएंगे, फिर के बाद जितने भी मतलब 1800 से 33 से पहले के जितने भी एक्ट के नाम दिए गए हैं, बल्कि वो एक्ट नहीं बल्कि रेगुलेशन थे। क्या थे? रेगुलेशन। अब फिर के बाद 1833 के बाद जितने भी एक्ट हुए सब के सब एक्ट कहलाए। क्या कहलाए? एक्ट कहलाए। तो फिर 1853 के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर के बाद 58 आ जाता है। फिर के बाद अगर 58 के बाद जैसे ही मतलब 1857 क्रांति हुई, और क्रांति के बाद जो ग्राउंड्स रूल हुआ और यहाँ पर मतलब जो शक्तियाँ हैं वायसरॉय को दे दी गई, तो उसकी सबसे पहले बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट जो बात करेंगे कौन मतलब, तो 1862 में इंडियन काउंसिल एक्ट्स की बात करेंगे 62, और फिर 61 और 1800 फिर चर्चा होगी 92 की। फिर बाकी बाद जो आएगा 1919 में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करेंगे। इसी के अंतर्गत आप देखें तो 1905 में विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के बारे में इतिहास का काम है। फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909, तो ऐसे करके बीच में हम 1915 में गांधी जी के बारे में भी मतलब इतिहास में तुमने पढ़ाई होगा। और 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर 1935 में फिर गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। जो सबसे ज़्यादा प्रावधान जो लिए गए हैं हमारे संविधान के वो 1935 में लिए गए हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 1947 में इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट जो बात करेंगे। तो ये हमारा क्या रहा था? ग्राउंड्स रूल्स के बारे में। तो इनके रूप में जैसे 1773 में जो क्यों आया था, इसकी क्या विशेषता थी, फिर के बाद हमारा 84 के बारे में मतलब 13 के बारे में, इनकी हम विशेषता के रूप में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जब हमारा कोर्स शुरू होगा अगले नेक्स्ट चैप्टर में। और दूसरी, अब उस समय 1700 मतलब 1813 जो है एक्ट नहीं था, और 1833 जो है यहाँ से हमारा एक्ट बनना शुरू हो गया था। ऐसा मतलब 1833 के जो एक्ट था प्रावधान में लिखा था, यहाँ विशेषता के रूप में वर्णन किया गया था। अब हमारी चर्चा रहेगी इनसे ऊपर उठ के 1800 यानी 1949 में। इस समय जो संविधान के अंतर्गत कितने पार्ट्स कितने थे, और कितनी सूचियाँ थीं, और अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आर्टिकल, अंग्रेजी में आर्टिकल्स। ठीक है, तो उस समय अगर देखा जाए तो 22 पार्ट थे, सूचियाँ 8 थीं, और अनुच्छेद कितने थे? 395। अगर हम प्रेजेंटली बात करें 2016 के बाद की, तो 2016 के बाद की बात करें तो जो प्रेजेंटली रखा गया है, तो पार्ट जो है इसको ऐसी बात रखी गई है 25 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था। शेड्यूल जो थी मतलब शेड्यूल का मतलब सूची, तो वो थी मतलब तुम्हारी 12। और लगभग आर्टिकल्स की बात करें तो वो थे 465। आर्टिकल्स कितने थे? 465 थे। तो सबसे पहले हम पार्ट देखते हैं। पार्ट के अंतर्गत ही जितने भी मतलब हमारे आर्टिकल्स आते हैं, तो उससे हमारा संविधान जो है कवर हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज सबसे पहले हम क्या चर्चा करते हैं, पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स कितने हैं, 22 इस समय। तो 22 के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें मतलब आर्टिकल्स आते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी मतलब चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। तो फर्स्ट के अंदर क्या होता है, संघ और उसके क्षेत्र, संघ और यानी बा उसके क्षेत्र और उसके क्षेत्र, यहाँ अंग्रेजी बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरी टेरिटरीज। तो जो होता है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, कितना है 1 से लेकर 4 तक। और फिर आगे बाद आता है पार्ट सेकंड, जिसमें हम सिटीजनशिप नागरिकता की बात करेंगे, नागरिकता की बात करेंगे। यहाँ सिटीजनशिप की बात करेंगे। तो ये होता है 5 से लेकर 11 तक। फिर पार्ट थर्ड में बात करेंगे हम फंडामेंटल यानी मूल अधिकार की बात करेंगे, मूल अधिकार की बात करेंगे। तो ये आएगा 12 से लेकर 35 तक। इसी में अगर देख रहे हैं तो 14 से लेकर 18 तक इक्वालिटी यानी समता का अधिकार है। फिर आगे बाद 19 से लेकर 29 तक, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर 22 से लेके मतलब 23 से लेके 34 तक जो शोषण होता है एक्सप्लोटेशन उसके बारे में है। फिर 25 से लेकर 28 तक धर्म के बारे में दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, फिर कल्चर वगैरह। और फिर वह के बाद रेमेडी के बारे में पढ़ेंगे। तो 35 तक ये पूरा कवर हो जाता है। फिर पार्ट आ जाता है फोर्थ में हम DPSP पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, इसे DPSP बोलते हैं, DPSP अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में। तो ये रहेंगे 36 से लेके 51 तक। फिर वह के बाद इसी पार्ट फोर्थ ए में अगर देखा जाए तो हम जो रखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी भी होती हैं, मतलब जैसे मौलिक दायित्व क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो हैं बाद में जोड़ी गई थी। तो ये हमारे कौन से पार्ट में आती हैं, मतलब फोर्थ ए में। तो फोर्थ ए के यानी आर्टिकल 51 ए में। और फिर वह के बाद पार्ट 5 में जो देखा जाएगा तो हम यहाँ पर संघ सरकार के बारे में बात करेंगे। कितनी आएंगी, संघ सरकार के बारे में, संघ सरकार के बारे में, सरकारें किस तरह से काम करती हैं। उनके अंतर्गत हम मतलब मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, संसद कार्य, संसद के बारे में, न्याय यानी उच्च न्यायालय के बारे में भी हम विस्तृत रूप से विवेचना करेंगे। तो जो कितने आर्टिकल्स में आती हैं, लगभग नहीं कह सकते, यानी 52 से लेकर आर्टिकल इसका कितना है 52 से लेकर 151 के बीच कितने, यानी इनका जो आर्टिकल संख्या है 52 से लेकर 151 से। फिर हम पार्ट क्या है 6 में जो करेंगे वो राज्य सरकारों की बात करेंगे, जो राज्य में काम करती हैं उनकी सरकार, राज्य सरकार के बारे में। तो राज्य सरकार के बारे में जो बात करेंगे तो आर्टिकल कितने में आएगी हमारी 252 से लेकर 237 तक, कितने 152 से लेकर 237 तक काम करती है। तो ऐसे ही करके अगर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे पार्ट 6 कंप्लीट हो गए, ऐसे 7 में जो मतलब आर्टिकल था मतलब तो उसमें जो बी शेड्यूल के अंतर्गत था तो उसको रिपील कर दिया गया था, वो 300 मतलब 238 ए था। अब फिर आगे बाद 8 में, तो 8 में अगर देखें तो SC रिजर्वेशन की बात मतलब उनकी एक ट्राइबल एरिया की बात की। फिर ऐसे 9, 10 या फिर चर्चा करेंगे 11 पार्ट में, जहाँ पर हम देखेंगे संघ और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है किस तरह से काम करते हैं। फिर वहाँ के बाद देखो राज्य सरकार मतलब
संघ और राज्य सरकार के बीच की जो बात होगी, फिर उसके अंतर्गत 12 में अगर देखा जाएगा तो उनके बीच में जो संबंध होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे प्रॉपर्टी वगैरह के, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तो फिर ट्रेड भी होगा, तो वो 13 में आ जाएगा। फिर 14 में अगर बात करेंगे तो ऐसे ही करके मतलब ट्रेड होगा, फिर बाकी बाद व्यापार भी होगा, और व्यापार के बाद सर्विस, फिर बाकी बाद अगर देखेंगे तो इमरजेंसी इलेक्शन, तो 15 पार्ट इलेक्शन का हो जाएगा, तो फिर भाषा आ जाएगी, फिर इमरजेंसी आ जाएगी, फिर मिसलेनियस, और फिर बाकी बाद 20 में देख जाएगा हमारे संविधान संशोधन होगा जो 368 के तहत है। फिर बाकी बाद अगर उपरांत देखें तो 21 में जो देखा जाएगा, जैसे कि इसके जो आर्टिकल विशेष हैं वो 369 से लेके 52 तक हैं। फिर लास्ट में जो थे शॉर्ट टाइटल हैं तुम्हारी, और तुम्हारा कमेंट्स मतलब प्रारंभ, और जो हिंदी में टेक्स्ट आते हैं उनको किस तरह से रिपील करना है, तो वो आर्टिकल जो है 393 से लेकर 395 तक आ जाएंगे। ऐसे करके हमारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और तीसरी जो आती है सूची, 12 सूची के बारे में बात करते हैं, तो उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर देखा जाए तो जो हमारी कितनी सूचियाँ होती हैं, वर्तमान में कितनी है, 12 सूचियाँ हैं। तो 12 सूची के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो जैसे 12 सूची, 12 सूची, तो 12 सूची में पहले याद करने का तरीका है ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखो प्रथम जो है, प्रथम सूची में, फर्स्ट सूची में बात करेंगे, यानी प्रथम सूची में बात करेंगे तो वो टेरिटरी यानी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। दूसरी बारे में सैलरी, इनरोलमेंट मतलब सैलरी के बारे में बात करेंगे, उनकी सैलरी क्या होती है। तीसरी में अगर बात करेंगे तो हम उसकी अफर्मेशन यानी शपथ के बारे में बात करेंगे। फिर जो राज्यसभा में जो सीट होती है रिजर्व, उनके बारे में बात करेंगे। फिर जो शेड्यूल और ट्राइब्स एरिया के बारे में बात करेंगे। फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। फिर बाकी बाद अगर बात करेंगे जैसे कि 7वीं सूची में जैसे कि लिस्ट आती है, तो लिस्ट के बारे में 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं। मतलब प्रथम मतलब सेंट्रिक, जो अगर हिंदी में बात करें तो केंद्र सूची, राज्य सूची, और दोनों की कंकरेंट सूची, जो दोनों का अर्ध मतलब बीच का वो होता है। तो हम बात करेंगे ऐसे, मतलब 8 में लैंग्वेज, 9 में लैंड रिफॉर्म, 10 में अगर देखेंगे तो दल बदल एंटी डिफेक्शन के लॉ की बात करेंगे, और 11 में बात करेंगे तो पंचायत के बारे में, और 12 में बात करेंगे तो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गई हमारे मतलब विस्तृत रूप से संविधान के बारे में चर्चा। तो संविधान को समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इसकी भाषा ज़्यादा इतनी कॉम्प्लिकेशन है कि लोगों को समझने में, या हमारे जो यूपीएससी की कैंडिडेट हैं उनको समझने में दिक्कत होती है। तो उसको आप उसमें टेंशन ना लें, और हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा वो 1773 एक्ट से शुरू होगा, और उससे पहले हम राजव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, राष्ट्र की किस तरह से ये मशीनरी काम करती है, मतलब कितने पिलर मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद, और कितने जज होते हैं, इनके बारे में अगर पहले से हम अगर मापदंड तैयार कर लेंगे तो हमारी पॉलिटी है वो समझने में थोड़ी आसान हो जाएगी। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।